पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अफगानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल और पाकिस्तान मुतअद्दिद बार अमरीका और उसके इत्तेहादियों को जो बात कहता रहा कि जैसे ही यहाँ से अमरीका और उसके इत्तेहादी निकलेंगे तो अफ़गान नेशनल आर्मी पे आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें, ये क्रम्बल डाउन कर जाएंगी, ये नहीं ठहर सकेंगी। और आज ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें ये बताया गया कि 46 अफ़गान नेशनल आर्मी के लोग और अफसरान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंचे। और ISPR ने भी बताया कि इससे पहले 1 जुलाई को भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ था। इस हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने क्या बताया, आइए देखते हैं। 46 इंक्लूडिंग 5 ऑफिसर अफगान आर्मी के आए हैं। आज सुबह पाकिस्तान में उनको बाइज्जत तौर पर हम वापस कर देंगे। जी, उनको बाइज्जत तौर पे वापस कर रहे हैं और पाकिस्तान जितने भी इकदामात ले रहा है इस हवाले से कि इस बॉर्डर को सिक्योर किया जाए, FC की जगह रेगुलर आर्मी ट्रुप्स वहाँ पे बाकायदा तौर पे पोजीशन किए जा रहे हैं। अमेरिका भी इस हवाले से जो मुज़ाकरात हैं, दोहा में भी इनके राउंड्स हुए। अब अमेरिका इंडिया के साथ भी इंगेज कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ भी। और पाकिस्तान का आज एक हाई लेवल डेलीगेशन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ और दीगर सिक्योरिटी हुक्काम के साथ आज अमेरिका बाकायदा तौर पे रवाना भी हुआ है। और इस सूरत हाल में पाकिस्तान एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो, लेकिन जैसे कि वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वहाँ पे स्पॉयलर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है नाज़रीन, और इसके ख़ित्ते पे बहुत ज़्यादा असरात भी हैं। इसके साथ साथ आज प्रोग्राम में कुछ बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की। और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की अगर हम तारीख़ उठा के देखें तो कहा यह जाता है, और अक्सर रिजल्ट्स में भी यही आता है कि जो हुकूमत इस्लामाबाद में होती है, लोग आज़ाद कश्मीर के अक्सर उसी सियासी जमात को ज़्यादातर वोट देते हैं। और अभी जो इलेक्शंस में नतीजा हमारे सामने आया वो भी बिल्कुल उसी के मुताबिक था जिस तरह कि 2016 या इससे पहले था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बन के उभर के सामने आई। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, जिस इंतखाबी कैंपेन को वफाकी वज़ीर मुराद सईद और अली अमीन गंडापुर ने लीड किया था, उस वक्त भी मुराद सईद साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी एक पेशन गोई की थी। क्या पेशन गोई की थी, आइए देखते हैं। आपकी पार्टी वहाँ पे सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी होगी या आपको कोलिशन पार्टनर्स देख के उनके साथ बनानी पड़ेगी हुकूमत? देखिए अरशद भाई, हुकूमत तो हम इंशाल्लाह अवामी हुकूमत बड़ी आसानी से वहाँ पे बन जाएगी तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। वहाँ पे जो 2 हलकों में MWM का नुमाइंदा खड़ा है वो भी तहरीक इंसाफ की इत्तिहादी है। 3-4 हलकों पे आजाद उम्मीदवार जो है वो भी एक्सपेक्टेड है। तो तहरीक इंसाफ मेजॉरिटी में होगी और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो इत्तिहादी है वो वहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी उससे बन जाएगी हमारी। PTI की कितनी सीटें आप देख रहे हैं? 2/3 मेजॉरिटी का तो मतलब है कि तकरीबन 16 सीटें आप देख रहे हैं, 16-17 सीटें, 16-17 इंशाल्लाह हमारी इत्तिहादियों के साथ मिलकर आसानी से बन जाएगी। जी नाज़रीन, आपने देखा, और ये प्रेडिक्शन बिल्कुल वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब की उसी तरह पूरी है। और आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से भी इसी कैंपेन को, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कायदीन बशमूल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कश्मीर गए, इस कैंपेन को बाकायदा तौर पर तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद साहब लीड कर रहे थे। और इन इंतखाबात के हवाले से मुराद सईद साहब ने क्या प्रेडिक्शन की थी, आइए देखें। गिलगित बल्तिस्तान में जब इंतखाबात थे आपने बताया था कि PTI कितनी सीटें लेगी, तो अब आप कोई क्लेम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि कितनी सीटें PTI लेगी इस इलेक्शंस में? अरशद भाई, सच्ची बात यह है कि जिस दिन हमने कैंपेन का आगाज किया तो हम तो आगाज करने गए थे, अवाम ने अपना फैसला ही सुना दिया। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की जो 26 का सूरज तुलू होगा तो आज़ाद कश्मीर में इमरान खान की और तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। जी नाज़रीन, आपने देखा वफाकी वज़ीर मुराद सईद साहब की दोनों दफ़ा जो प्रेडिक्शंस हैं वो 100% ऑन द डॉट हुई। इस हवाले से हम हुकूमती मौक़िफ़ भी जानेंगे, लेकिन एक और जो चीज़ सामने आई गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस किस तरह से दूसरी बड़ी सियासी जमात बन के उभर के सामने आ रही है, इस हवाले से बात करेंगे साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब से। बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी दूसरी बड़ी अपोजिशन जमात बन के आई है। आज़ाद कश्मीर में 11 सीट्स आपने किस तरह से जीती? बहुत शुक्रिया अरशद साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक रवायती जमात है
और हमने हमेशा आवाम के सहारे इलेक्शन जीते हैं। हम किसी और सहारे के कायल न थे, न हैं, न होंगे। और गिलगित बल्तिस्तान में भी यही पैटर्न था। पीपल्स पार्टी ने बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई थी। वहां पे जिन खुफिया हाथों ने जो रोल प्ले किया वो आपके इल्म में है। यहाँ पे सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिछली दफा हमारी 3 सीट्स थी, इस दफा 11 हम जीत चुके हैं। इंशाल्लाह 12वीं सीट भी आएगी। हमें तवक्को है कि 13वीं सीट भी हमारी, जिसके हम रिकाउंटिंग के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, और वो भी हम जीतेंगे। सो हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की, इसकी क़यादत की, उस मेहनत का अल्लाह ताला ने सिला दिया है। लेकिन अगर यहाँ पे वफाकी हुकूमत के वज़रा जिस तरह खुलेआम दौलत बांटते रहे, नोट बांटते रहे, तरक्याती स्कीमों के ऐलान करते रहे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सरबराह वहाँ जाके प्रोग्राम के पैसे बांटने की बात करती रही, कार्ड देने की बातें करती रही, अगर वो ना होती तो यकीनन पीपल्स पार्टी इससे भी बेहतर पोजीशन में होती। राइट, कायर साहब, इस तरह की चीज़ें तो माजी में एक जो इलेक्शन ट्रेंड, रिजल्ट्स का ट्रेंड देखें तो नज़र इसी तरह आता है कि इस्लामाबाद में जो हुकूमत होती है आज़ाद कश्मीर में, मेजॉरिटी लोग उसी के साथ जाना पसंद करते हैं कि तरक्याती काम होंगे, दीगर काम होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो साहब ने इन इलेक्शंस के नताइज को रद्द कर दिया है। तो क्या ये जो आपने 11 और आपने कहा हो सकता है 13 सीट्स हो जाएं, इसको भी रद्द कर रही हैं, या ये वाला साफ शफाफ अमल था, बाकी जहां पे पीपल्स पार्टी हारी है सिर्फ उसको रद्द कर रहे हैं? देखिए अच्छा साहब, गुजारिश ये है, रद्द करने से मुराद ये है कि हमने तो पाकिस्तान के इलेक्शन को भी रद्द किया, लेकिन हम असेंबलियों में गए। हमने इस इलेक्शन में जो हमारा एतराज है, मेरा एतराज हो या मेरी जमात का एतराज हो, उसको जरा एक तरफ रख लीजिए। जो काम इस हुकूमत के वज़रा ने किया कि सरेआम जाके नोट तकसीम किए, और जो हालात वहां खड़े किए, पाकिस्तान और कश्मीर की तारीख में ये पहला मौका है कश्मीर का जो वफाकी वजीर अमूर कश्मीर है उसको कश्मीर से निकल जाने का हुक्म दिया गया। उस पर अमल नहीं किया, ये अलग बात है। वजीर आजम पाकिस्तान ने भी उस हुक्म को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझा कि उस पर अमल करते। लेकिन क्या ये इतना बड़ा तजाद नहीं है? और ये अरशद साहब, आपने दुरुस्त कहा कि माजी में भी कुछ कोताहियां कमियां रहती रही, लेकिन उन्हीं रवैयों के खिलाफ तो ये वोट लेके आए थे। ये तो नारा मार के आए थे कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ लोगों के सहारे चलेंगे। तो फिर जो माजी में रवायती होता रहा, फिर इसका मतलब ये है कि उसी तरह की रवायती हुकूमत और जमात ये भी होगी ना। राइट, अच्छा, आपने इस रवायतों की बात की है, हम एक पैटर्न और भी देख रहे हैं क़यादत के हवाले से। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि बिलावल साहब और मरीम नवाज साहिबा दोनों अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे दें। हमने एक कैंपेन में देखा कि बिलावल साहब अमेरिका चले गए और आसफा भुट्टो मैदान में ही, मुल्तान में भी आसफा भुट्टो ने बड़ी इफेक्टिव कैंपेन चलाई थी। आसफा भुट्टो के कैंपेन स्टाइल को आप कितना क्रेडिट देंगे इस रिजल्ट में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर में मिला या मुल्तान में मिला? अच्छा साहब, बीबी शहीद के बच्चों को भुट्टो साहब के और बीबी शहीद के साथ उनका जो रिश्ता है, उसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बिलखसूस और पाकिस्तान के लोग बिलअमूम उनसे प्यार करते हैं, उनसे उनका कहा उस पर अमल करते हैं। तो बिलावल साहब तो क्योंकि पार्टी को ऑलरेडी चला रहे हैं, आसफा साहब ने पहली दफा मुल्तान में, अब दूसरी दफा उन्होंने मुजफ्फराबाद में जाके जलसे से खिताब किया, तो यकीनन लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, और उसके भी असरात और समरात आए होंगे। बाकी फवाद चौधरी साहब तो इस तरह की बेपरखी छोड़ते ही रहते हैं, उनकी इलॉजिकल बातों का क्या जवाब दिया जाए। अच्छा, एक और चीज़ भी है साथ, अगर आप आसफा भुट्टो के कैंपेन स्टाइल को देखें तो वहाँ पे हमें रिजल्ट डिफरेंट नज़र आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी गेन कर रही है, जबकि मरीम नवाज साहिबा ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में कैंपेन चलाई, शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आए, हमजा जिन्हें कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मास्टर हैं, वो इस तरह से एक्टिव नज़र नहीं आए। तो अगर आप लीडरशिप स्टाइल में देखें तो जो नून लीग का इस दफ़ा वोट कम हुए हैं, माजी से तो बहुत ज़्यादा कम हुए, इसका पार्टी पे कुछ असर पड़ेगा, पार्टी के अंदर कुछ असर पड़ेगा इस पे कि जी क़यादत किसके पास होनी चाहिए? देखिए अच्छा साहब, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बिलावल साहब ने खुद कैंपेन को लीड किया,
उनके साथ फरियाल दीदी मौजूद थी, उनके बाद आसवा साहिबा ने वहां पे जाके जलसा किया, यूसुफ रजा गिलानी साहब कैंपेन करते रहे, राजा परवेज अशरफ साहब वहां पे गए, मुझे चेयरमैन साहब के साथ मुसलसल मैं कैंपेन में रहा सारे कश्मीर में, हमारे और बहुत सारे साथी जो हैं हमारे MNAs वो भी गए, हमारे MPAs, हमारे प्रोविंशियल मिनिस्टर्स। तो हर बंदे की अपनी एक लोगों के अंदर लाइकिंग डिसलाइकिंग है। हमने सब लोगों को वहां भेजा कि अपने जाके कैंपेन करें, लोगों को कन्विंस करें। तो ये कलेक्टिव एक मेहनत थी, यकीनन लेड बाय द चेयरमैन, लेकिन मुस्लिम लीग की तरफ से इस तरह की सूरत हाल का सामना मुझे देखने को नहीं मिला। शायद उनके इस बात का भी उनको नुकसान हुआ हो। और जो भी हुकूमत होती है, हुकूमत के अपने जो फैक्टर्स होते हैं जिससे नाराजगी लोगों की ज्यादा होती है, वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और फिर इलेक्शन के दिनों में आके जब जमातों को तोड़ के दूसरी जमात में लोगों को शामिल करा दिया जाता है, उसके भी समरात आते हैं। तो ये कलेक्टिवली उनके लिए नुकसान जरूर हुआ। कलेक्टिवली नुकसान। हुकूमती वुज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके सरबराह नवाज शरीफ साहब की जो लंदन में अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ मुलाकातें हुई हैं, उसका असर भी आया है। आप समझते हैं कि मुलाकात सही थी और इसका असर वाकई इस इलेक्शन कैंपेन पे भी पड़ा है, इन रिजल्ट्स पे? देखिए, मुझे उस मुलाकात का पूरी तरह अंदाजा नहीं है कि वो क्या मुलाकात थी, लेकिन उस मुलाकात को इस तरह जोड़ना कि मियां नवाज शरीफ ने मुल्क के साथ कोई ज्यादती की है, उसको इस तरह जोड़ना कि मियां नवाज शरीफ किसी गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं, उसको इस तरह जोड़ना कि वो पाकिस्तान के हालात खराब करने की तरफ जाने वाले मुलाकातें हैं, ये सरीहन ज्यादती और गलत बयानी है। एक शख्स जो 3 दफा पाकिस्तान का वजीर आज़म रहा, आज भी वो एक अपोजिशन की बड़ी जमात के सरबराह हैं और पाकिस्तान के लोगों में यकीनन उनका बहुत जोर असर है। तो उनको ये इल्जाम लगाना कि वो पाकिस्तान के किसी दुश्मन से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मिले हैं, ये सरीहन ये फवादी स्टाइल तो हो सकता है, फसादी स्टाइल तो हो सकता है, इसमें कोई सदाकत तो नहीं। बिल्कुल, हुकूमती वुज़रा ने इसी हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की। एक ऐसा शख्स जिसको कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हों और मुल्क का वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब कहें कि जनाब ऐसे शख्स के साथ क्या, बल्कि क्या अल्फाज इस्तेमाल किया, आप खुद ही सुन लें फॉरेन मिनिस्टर ने इस हवाले से क्या कहा, आइए देखते हैं। इमरान खान काबुल जाता है अमन के लिए, जंग बाजवा काबुल जाते हैं अमन के लिए, DGI काबुल जाते हैं अमन के लिए, वजीर खारजा जाता है अमन की झोली लेकर, और तुम पाकिस्तान को ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इन अल्फाज पर तुम्हें नदामत होनी चाहिए। और अगर कोई बोले न बोले, जब से मैंने तुम्हारी ये तकरीर जो तुमने नंगरहार में आके की है, मेरा खून खौल रहा है। और मैं कह रहा हूँ अपने रवैये पे इस्लाह करो। और ये कहता हूँ मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि सुन ले, अगर ये रवैया जारी रहा तो ये जो साहब हैं जो अपने आप को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं अफगानिस्तान का, दर हकीकत ये बॉयलर का किरदार अदा कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान के अमन में उसकी राह में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। जी, आपने सुना फॉरेन मिनिस्टर ने किन अल्फाज, क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए थे और किस तरह का रिएक्शन दिया। ऐसी शख्सियत के साथ आप मिलना पसंद करेंगे? अरशद शरीफ साहब अफगानिस्तान के सदर ने पिछले दिनों ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स है वहां पे जो कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें डायरेक्टली वजीर आजम पाकिस्तान की मौजूदगी में पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया, जिसका जवाब भी वजीर आजम ने दिया। लेकिन क्या उसके बाद हम फिर उनके साथ नहीं बैठे, क्या फिर उनके साथ मुलाकातें नहीं की? हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर जंगें मुसल्लत की, हिंदुस्तान आज भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मोदी जैसा शख्स जो इंतहाई दुश्मन है मुसलमानों का भी, बाकी मज़हब के मानने वालों का भी, वो हिंदुत्व का कायल है, लेकिन वो पाकिस्तान का और कश्मीर का दुश्मन है ही। उसकी क्या अज़ाइम और क्या उसके नजरियात हैं हमारे बारे में, क्या हुकूमत वक्त, क्या हमारे दिफाई इदारे, क्या सब लोग उससे मिलते नहीं हैं? तो ये कहना कि जी फलां शख्स ने पाकिस्तान के, ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला है, वो अगर उससे नहीं मिलना चाहते, लेकिन उसको ये कहना कि वो मियां नवाज शरीफ से क्यों मिला, वो हुकूमत का रिप्रेजेंटेटिव है। और बहुत सारी हुकूमतों के लोग आके आपकी हुकूमत से मिलते हैं। दुनिया के बहुत सारे ममालिक में हम जाते हैं, हम जाके अरशद शरीफ साहब उनकी हुकूमतों से मिलते हैं, उनके दिफाई इदारों के लोगों से नहीं मिलते। यहाँ हमारे मुल्क में बहुत सारे ममालिक के सरबराहान आते हैं, कम उनके इम्पोर्टेंट लोग आते हैं, वो आके हमारे सरबराहान के अलावा
हमारे सिपाही इदारों के सरबराहों से मिलते हैं और चले जाते हैं। तो ये गिवन सर्कमस्टांसेस में पॉलिटिक्स हो रही होती है। मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता वो अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये कहना कि उससे मियां नवाज शरीफ का मकसद खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का था, ये बात कम से कम मैं बाय करने को तैयार हूं। राइट, कमर जमान का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन इलेक्शंस को कैसे देखती है और नूर मुकद्दम का कत्ल केस, उसमें आज क्या कार्रवाई हुई, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तीसरे नंबर की जमात बन गई है और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GB में भी और आज़ाद कश्मीर में भी हमें नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नवाज के साथ मसला क्या इंटरनल लीडरशिप का कोई क्राइसिस है, आपस में खींचातानी है लीडरशिप की, क्या वजूहात है, इस हवाले से बात करेंगे। साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ये क्या हुआ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में एक दफ़ा फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ? जी, इसमें वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में, जहाँ पर मेरा अपना हल्का है, यहाँ पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक जम्मू एंड कश्मीर की रेफ्यूजी सीट है और यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग नई टेक्नोलॉजी इस दफ़ा इस्तेमाल हुई है। माजी में आपको याद होगा कि हमारे पड़ोस में ही पसरूर है, वहाँ पर उन्होंने वो 22 जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनको एक मुकाम पे बुला लिया और वहाँ पर वोट चेंज करके तो वापस उनको भेज दिया रिटर्निंग अफसर के पास। तो वो जियो फेंसिंग के जरिए उनके मोबाइल्स के जरिए वो ट्रेस हो गए, वो धुंध वाला जो सारा स्कैंडल हुआ था। तो अब काफी बिजी रहे माशाल्लाह और एक अच्छा नया तरीका लगाया हमने, जिसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसकी निशानदेही हो जाती है जब आप फोरेंसिक करें, वो है कि आपका वोटर टर्नआउट बहुत बढ़ जाता है। तो इस वक्त जो अभी इलेक्शन हुआ है 25 को, यहाँ पर LA 37 जम्मू 4 में वोटर टर्नआउट 65.33% रहा है ओवरऑल, जो कि बजाते खुद ही एक रिडिकुलस हाई टर्नआउट है। ये होता ही नहीं है, आप कहीं दुनिया में जाके इलेक्शंस देखते हैं, ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर जो काउंसिल के इलेक्शन होते हैं वो बहुत हॉटली कंटेस्टेड होते हैं, कहा जाता है कि कोई कबर में भी उसको निकाल के ले आते हैं, तो वो मुश्किल से 42-45%, कहीं शाज़ो नाज़र 50% तक चल जाते हैं। लेकिन असल कहानी अरशद साहब ये नहीं है। असल कहानी ये है कि ये तो 65.3% ओवरऑल है, ये एक एवरेज है जो कि रिजल्ट पेपर पे लिखा होता है। लेकिन अगर आप इसकी डिटेल में जाएं तो इस 65 तक पहुंचने के लिए जाहिर बात है तमाम पोलिंग स्टेशन का एवरेज के मुताबिक नहीं है। तो इसके अंदर जो पोलिंग स्टेशन है वो 80% टर्नआउट है, 74% टर्नआउट है, 70% टर्नआउट है, 72% टर्नआउट है, इस तरह के बेशुमार है। अब ये हो नहीं सकता, यानी जो मरे हुए लोग हैं, जो लोग मस्कत और ओमान में हैं कश्मीरी बरादरी के, उनके भी वोट जो है डाल दिए गए हैं। तो आपने इस हवाले से कोई एप्लीकेशन मूव की है आपकी जमात ने, आपके कैंडिडेट्स ने? बिल्कुल एप्लीकेशन मूव किया है। वो वहां पर आज जो है काफी थरथली मच गई जब ये एप्लीकेशन आई, क्योंकि उसमें ये सारे सबूत आए और ये वाज़ेह है कई जगह पर 98% मतलब टर्नआउट हो तो वो एक मजाक समझा जाता है पाकिस्तान की सियासत में, दुनिया की सियासत में। तो उसमें उन्होंने सारा दिन लगाया और जाहिर बात है वो पिछला कमरा होता है, उधर जाके जो भी उन्होंने सोच विचार की या जो कुछ भी किया हमें तो नहीं मालूम, लेकिन बाहर आके फाइनली उन्होंने शुरू में ऑर्डर दिए कि जी लाएं ये जो पोलिंग स्टेशन ये कह रहे हैं, और फिर जब वो रिटायर करके वापस आए तो उन्होंने साथ ही जो है शाम के तकरीबन 4-5 बजे वो रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन। तो अब वो उसका मतलब ये है कि सिस्टम फिर ट्रिप कर जाता है इनटू पिटिशन। वो एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस है जिसमें वो बताते बिल्कुल ठीक है। चलें, अगर ये आप एक निशिस्त का कह रहे हैं, ये मान भी ली जाए, तो फिर भी उसके बावजूद आप तीसरी और जमात के तौर पे आ रहे हैं, उससे कोई खास फर्क तो नहीं पड़ेगा परफॉर्मेंस पे? सब ऐसे नहीं है ना अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि अगर आप वोटर टर्नआउट बाकी नशिस्तों में देखो तो किसी की 70% है, किसी की 55% है, किसी की 60% है। तो ये एक फिनोमेनन है जो कि माशाल्लाह ये खाद जो है नई जो महकमा ज़राअत के पास है, ये DAP या यूरिया नहीं है जो मार्केट में मिलती है, ये नई खाद है, ये माशाल्लाह अच्छी तरह खिलारी गई है। और इसमें मजे की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम न्यूज के ऊपर 25 जुलाई को, ये तो रिकॉर्डिंग मैंने खुद देखी है लेकिन ये तमाम चैनल्स पे चला है, तो जब PTI ने 4 हल्के खोले थे तो इसी तरह की खाद वहां से नहीं बरामद हुई थी? नहीं हुई थी ना जी, वो तो इलेक्शन, वो तो सारी इंक्वायरी के बाद इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई थी अगर आपको याद हो। लेकिन ये वो जमात है जो अपनी दफा तो कहती है कि हल्के खोल दें और इस्लामाबाद बंद करने की धमकियां देती है, लेकिन जब अपना इस्लाहात लाना चाहते हैं इलेक्शन एक्ट में तो वो सर ये इस्लामाबाद बंद करने की धमकी तो अब आपकी जमात की तरफ से भी आ गई है, आपने ये याद करवाया तो आपको सुनाई देते हैं
कि धरने के हवाले से आपकी लीडरशिप क्या कह रही है, आइए देखते हैं। यहाँ तुम्हारे मुकाबले में राजा फारूक हैदर जैसा इंसान है। अगर तुमने राजा फारूक हैदर का जीता हुआ इलेक्शन चोरी किया तो याद रखो, राजा फारूक हैदर साहब आजाद कश्मीर, मुस्लिम लीग नून और आपके साथ मरियम नवाज शरीफ आखिर तक तुम्हारा पीछा करेगी। इन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था, कोई 3 महीने पहले की बात है, मेरा इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की तो मैं पूरी रेजिस्ट करूंगा, यौम दस्तूर पे कैंप लगा के बैठ जाऊंगा। आप अगर बैठेंगे शायरा दस्तूर पे तो मरियम नवाज आपके साथ बैठेंगे। तो दानियल अजीज साहब, आप नारोवाल छोड़ के शायरा दस्तूर पे आने की तैयारी कर रहे? जी, ये उन्होंने बहुत अच्छा कहा है और आपने जैसे सुना फरूक हैदर साहब की बात को उन्होंने आगे बढ़ाया है और उन्होंने कहा कि अगर फरूक हैदर साहब आएंगे तो वो उनके साथ होंगी, तो यकीनन इसके ऊपर पार्टी करेगी। लेकिन जो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ उसमें काइंडली मुझे कंप्लीट करने दें। यानी कि पहले फारूक हैदर साहब आएंगे, फिर मरियम बीबी आएंगी, फिर आप आएंगे? नहीं, आपने अभी खुद सुना है, हम सारे साथ ही होंगे, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो ये कहा है कि फैसला उन्होंने करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा अगर आप एक मौका दें तो मैं काइंडली आपको बता दूं, इसमें 4:31 पर CEC जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर AJK के अब्दुल रशीद सलेरिया साहब, इन्होंने बयान दिया जो आपके टेलीविजन पे भी चला कि जी वोटर टर्नआउट 4:31 PM मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आए थे, लेकिन इनको पहले मालूमात पड़ गई थी। इन्होंने कहा कि जी वोटर टर्नआउट 56% से ऊपर होगा। अब ये जो बाटा के रेट हैं कि जी 56% से ऊपर होगा, जो कभी जिंदगी में नहीं हुआ, यानी यही पोलिंग स्टेशन जो मैं आपको बता रहा हूं जो 70, 75, 77, 79% के ऊपर टर्नआउट आ रहा है, अगर आप 2016 के इलेक्शन में वही पोलिंग स्टेशन देखें तो उसमें 44% है, 43% है। तो इसमें वाज़ेह तौर पर जो है ये 100 वोट्स जो है बड़े पोलिंग स्टेशन के लिए, 50 जो है मीडियम और 30 जो है स्मॉल के लिए, ताकि ये छुपे रहें और नजर ना आए। ठीक है, चलें, आपका ये वाला पॉइंट तो आ गया। अब ये जानना चाह रहे हैं बहुत सारे लोग कि आपकी पार्टी के अंदर क्या खींचातानी चल रही है। शहबाज शरीफ साहब इस कैंपेन में आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में एक्टिव नज़र नहीं आए, मरियम बीबी काफ़ी प्रोएक्टिव नज़र आई, तो ये जो हार हुई है, तीसरे नंबर पे जमात आई है, अब जमात के अंदर कोई रीथिंकिंग है कि पॉपुलर लीडर मरियम बीबी हैं, लेकिन जो समझ की सियासत है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, किस साइड पे जाएंगे आप? अभी तो इलेक्शन को एक आध दिन हुआ है जी, जैसे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो आई एम ट्रेन्ड एज एन इकोनॉमिस्ट, तो मैं ये स्टेटिस्टिक्स और ये नंबर क्रंचिंग सारी कुछ बहुत अच्छी तरह करता हूँ, आपको भी मालूम है, आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मैं आता रहा हूँ। तो लेकिन हमारे जो सियासी भाई हैं वो इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, तो अभी ये सारा रिपोर्ट की शक्ल में तैयार करूंगा और ये इंशाल्लाह मैं पेश करूंगा और फिर आपको पता चलेगा कि क्या PMLN की वाकई 6 सीटें आई हैं या कुछ और चीज चली है यहाँ पर, और फिर आप अपना फैसला कर लेना कि जमात की जो है सियासत किस करवट बैठ रही है और हो क्या रहा है। तो पार्टी को अब कौन लीड करेगा? मरियम बीबी लीड करेंगी एज अ पॉपुलर लीडर, बड़े बड़े जलसे उन्होंने किए, या शहबाज शरीफ साहब जो कि गायब ही रहे आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी कैंपेन से? कोई ऐसी बात नहीं है जी। आपको अच्छी तरह याद होगा कि हमारी जो पार्टी के ओहदेदारान हैं, जिसमें हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, दीगर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कन्वेंशंस भी करते हैं, इलेक्शन में कैंपेन्स पे भी जाते रहे। इसमें कोई कतगन नहीं है कि किसी ने कहाँ जाना है, किसी ने नहीं जाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। आप रिजल्ट्स की बात करें, आप देखें कि वहां पर सब कह रहे हैं कि रिजल्ट्स तो लीडरशिप से है ना। आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसफा भुट्टो मुल्तान गई, रिजल्ट्स आए, आज़ाद कश्मीर में बिलावल साहब चले गए, आसफा भुट्टो आई, काफ़ी सारी सीट्स निकली, तो लीडरशिप का तो असर आपको नज़र आता है कि कैंपेन में। और मैंने कायरा साहब से पूछा, उन्होंने कहा बिल्कुल लीडरशिप मैटर्स। बिल्कुल, मैं आप सही कह रहे हैं, और मैं साथ साथ जो आपको बता रहा हूँ कि ये जो माशाल्लाह नई DAP खाद बनी है महकमा ज़राअत में, इसके बारे में भी थोड़ा सा चले, वो तो आपका पॉइंट आ गया। अब सवाल ये कि आप समझते हैं शहबाज शरीफ साहब को भी जाना चाहिए था इस कैंपेन में? यही तो मैं कह रहा हूँ कि फिर आप कैसे जज कर रहे हैं? अगर फर्ज करें जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ ये हल्के खुल जाते हैं और ये दुरुस्त निकल आता है, तो फिर आप अपना ये स्टेटमेंट रिवाइज कर लेंगे ना कि PMLN की इस वक्त क्या सक्सेस हुई है लीडरशिप की इस कैंपेन में या नहीं हुई है। राइट, दानियल अजीज साहब बहुत शुक्रिया आपके सेगमेंट में शिरकत करने का। नाज़रीन, यहाँ पे एक वफ़ा लेंगे और वफ़े के बाद नूर मुकद्दम केस में चंद अहम डेवलपमेंट्स और एक ब्रेकिंग खबर, हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन हैदर हमारे साथ होंगे। क्या डेवलपमेंट्स हुई, क्या नई चीज़ें सामने आई हैं इस हवाले से, इंतहाई अहम, उस पर बात करेंगे एक वफ़े के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद में दिल दहला देने वाली एक कत्ल की वारदात नूर मुकद्दम की,
और इस कत्ल की वारदात के बाद पूरे मुल्क में गम और गुस्सा, क्योंकि मुल्क में आप डेली खबरें उठा के देखें, अखबारात देखें तो कोई ना कोई नूर मुकद्दम कहीं ना कहीं इसी जुल्म और ज़्यादती का निशाना बन के अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाती है। और हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा है कि अक्सर ऐसे केसेस में जब अदालतों के आप केसेस स्टडी करें तो वहाँ पे एक आती जी ऑकुलर एविडेंस कोई नहीं है, कमरे में कत्ल हो गया, किसी ने देखा नहीं, कत्ल को सुसाइड का रंग दिया जाता है और बहुत सारे एविडेंसेस कवर अप भी किए जाते हैं। और इसी माशरे में वो गिद्ध भी बैठे होते हैं जिनके बारे में ये यकीनन कहा जा सकता है कि मुजरिम के सब हामी भी तो मुजरिम है। एक मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, इसी हवाले से एक नज़म मेरी नज़र से गुजरी। क्या नज़म थी, आइए देखते। ये कैसा इंसाफ के कातिल बच जाए, सूली पर हर बार चढ़ाया सच जाए। कत्ल हुई बिनते हवा हर बार यहाँ, जुल्म का सजा हुआ देखो बाजार यहाँ। देकर झूठ सबूत बचाया जाता है, अदल सरे बाजार नचाया जाता है। मजलूमों की दाद रसी यहाँ कौन करे, पैसे वाले जालिम से हर एक डरे। लेकिन चुप का रोजा तोड़ना फर्ज है अब, मजलूमों के खून का बदला कर्ज है। लब क्यों है खामोश अगर आंखें नम हैं, मुजरिम के सब हामी भी तो मुजरिम है। सोचो आज अगर बोले ना इस दर में, बिनते हवा है मौजूद हर एक घर। हक की सदा ना आज अगर जारी है, आज किसी की कल तेरी बारी, आज किसी की कल तेरी बारी होगी। जी नाज़रीन, और इनमें से दो मुकदमों पे आज बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ज़ुल्करनैन हैदर मौजूद हैं। ज़ुल्करनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। दो केसेस पे हम बात करेंगे, पहले नूर मुकद्दम के केस पे बात कर लेते हैं। आज इसमें कोई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं? एक तो बड़ी डेवलपमेंट है जो पुलिस के लिए पहले परेशानी का बहस था कि मुल्ज़िम मुँह नहीं खोल रहा था। जब भी उससे कोई पूछा जाता था तो वो कहता था मेरे लॉयर से बात करें, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो पुलिस ने उनसे इतराफ़ जुर्म जो है वो करा लिया है। अब उसने ये मान लिया है कि नूर मुकद्दम को उसी ने कत्ल किया है। वजूहात जो है उसके हवाले से कभी वो कुछ बताता है, कभी कुछ बताता है, कभी कहता है मेरी नाराज़गी भी थी। और इसमें इतराफ़े जुर्म आज हो गया है रिमांड के दौरान। बिल्कुल बाज़ाब्ता इतराफ़े जुर्म जो है वो पुलिस के सामने उसने कर लिया है कि उसने नूर मुकद्दम को कत्ल किया है। जब ये गिरफ़्तार हुआ था तो एक रोज़ तक तो ये भी कहता रहा कि उसने कत्ल नहीं किया, मगर अब जब एविडेंस उसके सामने रखे गए हैं अब वो मान गया है कि ये कत्ल हो चुका है। इसमें एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि पुलिस को जो वीडियो की सूरत में शवाहिद हैं वो मिल गए हैं। सीसीटीवी फुटेज का जिक्र आ रहा था, ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को कुछ हासिल हुई है? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेज जो है वो घर से हासिल की है और उस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि जो नूर मुकद्दम है 4:30 बजे वो बालकोनी से बाहर आती हैं छलांग लगा के, चीखो पुकार करते हुए जो सिक्योरिटी गार्ड इनके बैठे होते हैं उनके कैबिन में आके छुप जाती है और ये उसके पीछे आता है और फिर ये उसको वहाँ से निकालता है। निकालने के बाद बालू से घसीटता है और ऊपर ले जाता है। एक गार्ड के मुताबिक तो इसने उसको उठा के ज़मीन के ऊपर पटखा भी है। उसके बाद काफ़ी देर ये इसको देखता रहा है कि वो हिली है या नहीं, तो उसके बाद इसको वो उठा के अंदर ले गया है। अब आप इसमें एक अहम पॉइंट ये कि 4.5 घंटे वो वाक़या होता है और कत्ल होता है 7.5 घंटे। इट मीन्स के 3 7:30 बजे। जी, तो इसका मतलब है 3.5 घंटे जो है ये तशद्दुद
करता रहा है और ये अमल तशद्दुद का गार्ड्स ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी हैं पुलिस जी को? बिल्कुल, गार्ड ने भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी हैं। और अफसोसनाक यही बात है कि उस वीडियो में जब ये आता है उस वक्त गार्ड मौजूद होते हैं, लोग गली में और भी लोग मौजूद होते हैं, ना तो किसी ने मुलजिम को रोका कि इसको क्यों मार रहे हो, ना ही किसी ने पुलिस को आगाह करना गवारा किया। अगर आगाह करते तो ये शायद कत्ल ना होता, नूर मुकद्दम बच जाती। मगर क्योंकि वो ज़ाहिर जाफिर एक बड़ा आदमी था और उनके गार्ड भी जो है वो खौफ में आ गए और वो मुकम्मल तौर पे खामोश हो गए। नए कुछ सेक्शंस भी ऐड किए गए हैं उसी एफआईआर में या कोई नया मुकदमे, और किस पे नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं? नहीं, एफआईआर तो एक ही है, उसी में ही सेक्शन जो है ना 4 वो ऐड किए जा रहे हैं। उसमें जो हैं एक तो इन्होंने अयानत जुर्म, पुलिस को हक़ाइक़ से जो है वो लाइल्म रखने की कोशिश की है। पुलिस से बार बार झूठ बोलते रहे हैं कि हमें इस वाक़े का नहीं पता, कि जैसे कि इनके जो वालिदैन हैं इनको पता था, तशद्दुद से लेकर कत्ल तक सारी बात का पता था। लेकिन ये जो थेरेपी वर्क्स है उससे राब्ते में रहे हैं कि ताकि वो पहले पहुंच जाएं और ये सिर्फ तासुर दिया जा सके कि उनका बेटा पागल है। मगर पुलिस को ना इन्फॉर्म किया, ना ही नूर मुकद्दम के। और इसमें एक अहम पॉइंट ये है कि ये वाज़ेह तौर पे लगता है कि ये मनसूबा बंदी थी इस कत्ल में, क्योंकि एफआईआर के अंदर नूर मुकद्दम के वालिद ने एक फ़िक्रा लिखवाया है कि मर्डर वाले दिन को उसने कॉल करके कहा नूर मुकद्दम मेरे साथ नहीं है, जबकि उसके साथ थी। इसका मतलब यह है कि उसका प्लान था, क्योंकि उसने अमेरिका भी जाना था। इससे वादे होता है कि ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उसको मारा गया है। ऐसा नहीं है कि बस अचानक से टिकट बुक करवाया हुआ था उसने जाने के लिए? जी टिकट बुक कराया हुआ था, क्योंकि ये यूएस नेशनल है, इन्होंने वापस जाना था और ये सारा कुछ हुआ है। कुछ बातें जो अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते, मगर रिपोर्टेडली ये कहा जाता है कि कुछ लोगों से इसने मशवरे भी किए हैं कि अगर अमेरिकन नेशनल यहाँ पर पाकिस्तान में कोई जुर्म करता है तो उसको अमेरिका क्या तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, उसको यहाँ चलें, जो अभी तफ्तीश में मजीद चीज़ें भी आ रही हैं। एक और कत्ल हुआ पिंडी में, चौंतरा में, नसीम बीबी का, उनके बच्चे का भी, उसमें क्या मुजरिम जो है वो पकड़ा गया? नहीं अर्शद साहब, बड़े अफसोसनाक वाक़या है कि देखें नूर मुकद्दम का अगर देखें तो कैसे मीडिया ने भी हाईलाइट किया, सारा कुछ हुआ, पुलिस भी मुतहरिक हुई, लेकिन पिंडी पुलिस ने इस दफ़ा मायूस किया है कि 14 माह का बच्चा कत्ल होता है, उसके बाद उसकी माँ ज़ख्मी हालत में अस्पताल जाती है, फिर वो वहाँ पर वो भी दम तोड़ जाती है। एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, मगर मुलजिम जो वाजिद है ना तो वो गिरफ्तार होता है, ना छापे पड़ते हैं। अभी मैं आपके पिंडी पुलिस तो वर्जन दे रही है कि गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और अनकरीब गिरफ्तारी हो जाएगी, बयान तो ये आ रहा है सरकारी। जी बिल्कुल, लेकिन ये वाक़या कोई 72 घंटे हो चुके हैं इस वाक़े को। एटलीस्ट कोई तो किसी न किसी जगह तो कोई रेट होता, कोई ना कोई बंदा तो पकड़ा जाता, वरना पंजाब पुलिस के पास 100 तरीके हैं बंदे पकड़ने के लिए। ये उनके रिश्तेदारों को भी उठा के ले आते हैं। जैसे अगर याद होगा आपको, रेप केस हुआ था तो उसमें सबके घर वालों को भी उठा के ले आए थे, तो मुलजिम आखिरकार पकड़ा ही गया। लेकिन इसमें जो है वो लगता यही है, क्योंकि वो गरीब है, उसका कोई इस माशरे में सुनने वाला नहीं है, इसीलिए पुलिस भी ऐसा चल रही है। हाँ जी ठीक है, कत्ल अगर आप, क्योंकि आप ये सारे क्राइम बीट को भी कवर करते हैं, दीगर अहम बीट्स भी आप कवर करते हैं, जब आप ऐसे मुकदमे देखते हैं, अभी तो एक ट्विटर पे भी हैशटैग चल गए, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर जगह ये डिस्कशन चल रही है, थोड़े अरसे बाद फिर स्टेट प्रोसिक्यूटर्स का किरदार आ जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स का आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में मुकदमे चलने, स्टेट प्रोसिक्यूटर, फोरेंसिक रिपोर्ट्स, ये बहुत से केसेस में शायद ना होते हो, कुछ केसेस में मैनिपुलेट भी हो जाती हैं। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। और असल चीज़ ही यही होती है कि चालान में पुलिस ने क्या लिखा है, जो मिसल अदालत में पेश करनी है उसमें क्या होता है। जब भी किसी मुलजिम को बचाना हो तो तफ्तीशी उस मिसल में तब्दीली कर दे, अदालत कुछ भी नहीं कर सकती और अदालत मजबूर हो जाएगी शक का फ़ायदा देके छोड़ देगी। नक्शा सही ना बनाए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सही तरह से रिकॉर्ड ना करे, आप एविडेंस ज़ाय कर दिए जाते हैं। अभी नूर मुकद्दम में अभी तक सो फार पुलिस बहुत अच्छे तरीके से तफ्तीश कर रही है और एग्जैक्ट सिर्फ क्राइम के ऊपर उसने फोकस किया हुआ है, वरना जिस तरीके से सोशल मीडिया से चीज़ें फैलाई जा रही हैं, ये भी पुलिस उस तरफ नहीं जा रही, अपने काम की तरफ जा रही है कि ये उसने एक्ट किया है, हमने इस जुर्म के लिए उसके खिलाफ एक्शन लेना है, उसी पे ही काम कर रही है। मगर अगर आगे चल के तफ्तीशी ने कोई भी मिसल में गड़बड़ की या शवायद ज़ाय किए। अच्छा, ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं या मर्डर के कमरे में कत्ल हो गया, मियाँ बीवी का कत्ल हो गया, दीगर मुकदमा जिसमें कि विटनेस नहीं है, ऑकुलर एविडेंस नहीं है, तो उसमें तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इंतहाई अहम होता है।
और क्या हमारी अदालतें अक्सर ये बेनिफिट ऑफ डाउट मुजरिमान को देती हैं कि जनाब अगर बेचारी जो मकतूला है उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात भी हैं तो मोहतरम जज साहिबान उसको भी ओवरलुक कहते हैं कि जी कोई विटनेस ही नहीं था, और उसमें तफ्तीशी का किरदार स्टेट प्रोसिक्यूटर जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एक देते हैं उसमें कहते हैं कि ऑकुलर एविडेंस नहीं, तो छोड़ने के रास्ते इन्होंने रखे होते हैं ऐसे मुजरिमान के। देखिए माजी में तो हम बात करते थे कि अदालतें नहीं मानती थी कि जी क्योंकि गवाह नहीं है, लेकिन अब जो है वीडियो एविडेंस जो है वो तस्लीम होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस हैं, वीडियो भी मंगवा ली जाती है, तो अब ऐसे एविडेंस होते हैं, फोरेंसिक एविडेंस हैं जिनको नहीं झुटलाया जा सकता। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ वो एक अगर कोई मैनेज हो जाए तो अलग बात है, वरना अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसे मुकदमात में हमने देखे हैं कि एविडेंस कैसे होते हैं। आपने बताया नूर मुकदम केस में ज़ाहिर ने इतराफ़ जुर्म पुलिस फिजिकल रिमांड में कर लिया, कल को अदालत जाके वो मुकर जाए क्योंकि अदालत के सामने भी बयान होना है, तो फिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे मुकदमा आगे चलेगा। और माजी में जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इग्नोर अदालतें करती रही हैं, प्रेसिडेंट्स भी हैं, उस तरह से चीज़ें चलेंगी। देखें अदालत में तो कभी भी नहीं मानेगा, क्यों? जिस दिन उसने अदालत में इतराफ़ जुर्म कर लिया वहीं केस ख़त्म, उनको सज़ा हो जानी है। वकील ने हमेशा ये कहते हैं कि कभी भी आपने इतराफ़ जुर्म नहीं करना, फ़र्द जुर्म के जब लगनी है उसके बाद होगा जी आप एविडेंस पेश करें और केस को लंबा करने की कोशिश। मेरा तो ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए कि वो बात करे और इस केस को 30 दिन के अंदर अंदर निपटाना चाहिए। इसमें काफ़ी एविडेंस हैं कि इसको फौरी तौर पर सज़ा दी जा सकती है। बिल्कुल जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ना सिर्फ ये पुलिस के लिए टेस्ट केस है, हमारे अदालती निज़ाम के लिए भी एक टेस्ट केस है, क्योंकि बहुत सी औरतें पाकिस्तान में कत्ल होती रही हैं और मैंने ऐसी जजमेंट्स देखी हैं जिसमें कि मकतूला के जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, तमाम एविडेंसेस हैं, लेकिन ये फ़ायदा दे के ये कह के मुजरिम को छोड़ दिया जाता है कि जनाब इसका कोई ऐनी शाहिद नहीं है, और मुजरिम जो है अदालत में खड़े होकर जैसे जुल्करनैन ने बताया इतराफ़ जुर्म नहीं करता, पुलिस कस्टडी में मान लेते हैं, बाद में मुकर जाते हैं। सोचने का मुकाम है सबके लिए। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।